हेलो एवरीबॉडी। ईरान में अटैक इजराइल एनी टाइम पिछले 48 घंटे से पूरी मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ईरान मे रिटेलिएट बैक एंड व्हाट आर द पॉसिबल वेज वेयर ईरान कैन अटैक इजराइल। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Srirams IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe for more engaging and informative lectures regarding world affairs. पिछले कुछ महीनों से इजराइल ने किसी की नहीं सुनी है, ना यूएस की ना किसी और वेस्टर्न कंट्रीज की। इन सब चीज़ों की शुरुआत 7 अक्टूबर के अटैक से होता है, क्योंकि जब हमास ने अटैक किया तो करीब 1200 के आसपास इजरायली नागरिक मारे गए। अब इसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट बैक करना शुरू किया और फिर इजराइल अब तक नहीं रुका है। इजराइल इज फाइटिंग विथ हमास, हिजबुल्ला, हुतीस, लेबनान, सीरिया एंड इवन करेंटली विथ ईरान ऑल्सो। और पिछले कुछ दिनों के ही अंदर इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। दे हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड देम एंड स्पेसिफिकली इन द रीसेंट कंटेक्स्ट इस्माइल हानिया, Hamas biggest leader got assassinated in Tehran, that is in Iran, its capital। और अब कैपिटल में घुस के उसके स्टेट के सबसे बड़े गेस्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को मार देते हो, जो कि ईरान के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड था। तो इट्स अ बिग डील। ईरान इसे खुद पर अटैक समझ रहा है, अपना इंसल्ट समझ रहा है और इसका बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने इस चीज को डायरेक्ट अटैक कहा है। और आई मीन पहली बार इतने बड़े लेवल पे हमें एक नई चीज देखने को मिली कि ईरान ने अपनी मस्जिदों के ऊपर में लाल झंडा फहराया है। अब इस लाल झंडे का मतलब सिंपली क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, इट इज रिवेंज। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने इसे बदले का ऐलान करते हुए कहा कि बदला लेना हमारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री, उन्होंने इस चीज को कहा है कि चाहे कैसी भी हालात हो जाए, हम तैयार हैं। ईरान अगर अटैक करता है तो उसे उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और इन सब के बाद अगर हम यूएस के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। कभी उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो शांति की बात करने लगते हैं कि हाँ, हमें गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर जल्द से जल्द सीज़ फायर करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ एट एनी कॉस्ट खड़े हैं और एट द एंड हम इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो पीठ पीछे युद्ध को भड़काने की भी काम करते हैं। तो ये अमेरिका का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर यहां पर नहीं रहता है। और इवन रिसेंटली जब इस तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को मिली ईरान से, उसके बाद यूएस के फॉरेन मिनिस्टर से जब यह पूछा गया कि भाई आपकी प्रतिक्रिया क्या है यहां पर, और इसके बाद यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली इस बात को क्लियर कर दिया है कि देखो, हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं ईरान को समझाने की कि किसी भी तरीके से ये अटैक मत कर देना, वरना जो वॉर है वो बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट कर सकता है और हम इजराइल के साथ में हर तरह से खड़े हैं। तो ओवरऑल अब देखो, ये कन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई अब प्रॉक्सीज के जगह हट के एक इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचा है, क्योंकि एक तरफ यूएस, उसका इंटरेस्ट, उसका सपोर्ट इजराइल के लिए, दूसरी तरफ आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पीछे रशिया भी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिससे ये पता चला है कि रशिया ने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ लैस मिसाइल्स और काफ़ी सारे मोबाइल जो व्हीकल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर ईरान को, जिससे हो सकता है कि अब इस बार का जो अटैक होगा वो काफ़ी ज़्यादा घातक होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है ईरान की तरफ। हालांकि अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से समझ लो कि एम्बिग्विटी है, एक तरह का ओवरऑल क्यूरियोसिटी भी है लोगों के अंदर कि आखिर ईरान किस तरीके से अटैक करेगा इजराइल पे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ईरान रिटेलिएट बैक कर सकता है इजराइल को। दोस्तों, ईरान के पास F4, F5, सुकोई Su-24, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं। बट एक बहुत बड़ा दिक्कत यह है कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि वो अटैक करके चलो एयर स्ट्राइक कर देते हैं जाके इजराइल पे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है इतना इजीली, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है ईरान से इजराइल या लेट से तेल अवीव का, इट इज रफली अराउंड आना जाना लेके करीब 4000 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। और बिना रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज के ईरान जाकर पहुंचा जाए अपनी
एयरक्राफ्ट को और जाकर अटैक कर दे, दूसरी तरफ इतनी शानदार एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल के पास है, और प्लस जो काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन तक उनके पास फाइटर है, F-35 जैसे फाइटर्स है, तो उसको आप टैकल कर पाओगे इजीली, ये नहीं होने वाला है। ये लगभग नामुमकिन वाली बात हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इधर ईरान के लिए। दूसरी तरफ आप इस चीज को भी समझो, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसी कंट्रीज आपको एयर स्पेस नहीं देंगी इजीली, और अगर वो एयर स्पेस नहीं देंगी तो आप कहां से जाओगे, वो भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। हाँ, आप ये जरूर सोचो कि चलो हम सीरिया की तरफ से घुस जाते हैं, ठीक है, लेबनान की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, बट अगेन आपके लिए इजराइल वहां पहले से रेडी बैठा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ठीक है। और ये सारे फाइटर्स जेट्स आउटडेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ है कि वो अपने फाइटर्स वगैरह को अपडेट अभी तक नहीं कर पाया है। तो एयर स्ट्राइक का जो सॉल्यूशन, जो एयर स्ट्राइक का पॉसिबिलिटीज है, वो लगभग नामुमकिन है एक तरीके से देखा जाए तो। और उसके बाद एक बार के लिए आपके मन में यह भी आया कि कहीं ईरान एक बहुत बड़ी आर्मी को इजराइल की तरफ ना भेज दे बाय लैंड रूट। तो अगर ये मन में आ रहा है तो देखो, ये भी पॉसिबल इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप जाने की कोशिश भी करोगे तो जाओगे कहां से। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया है जो पहले से ही आपसे दुश्मनी रखते हैं, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। देखो, जियो पॉलिटिक्स में ना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन किस चीज से किससे चिढ़ता है, कौन किस चीज से कन्फ्लिक्ट में किस रीजन से। तो यहां पर तो आपको पास करने देंगे नहीं। दूसरी तरफ जॉर्डन है, आप उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते हो। आपके पास पॉसिबल बचता है इराक और सीरिया होकर जाना या फिर लेबनान होकर जाना, बट वहां आप कोशिश भी करोगे तो बाकी आर्मी और बाकी कहीं ना कहीं फोर्सेस भी तो वहां पर ऑलरेडी स्टेशनड है जो आप पर अटैक कर देंगे। हो सकता है इजराइल भी तो उस चीज को सोचता होगा, और इजराइल आपको लगता है उतनी सारी इंटेलिजेंस और यूएस के सपोर्ट के साथ में आपको पास होने देंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो ये काफी ज्यादा एक ऐसा सिचुएशन बन गया जहां पे ईरान ये तो कह रहा है कि हम बहुत बड़े अटैक करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर में, बट वो किस तरीके से करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, एक ही पॉसिबल यहां पर उनके पास रास्ता बचता भी है, और वो है कि वो पिछले बार के जैसा, लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड, कि बहुत सारे रॉकेट्स और ड्रोन्स और इवन कुछ मिसाइल्स के साथ में ईरान ने अटैक कर दिया था इजराइल पे रातों रात। और इवन वो जो अटैक था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे तो हो नहीं पाया था, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल जो एयर डिफेंस सिस्टम दैट इजराइल है, उसको भेद पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो वो उस तरह का हो सकता करे और बहुत बड़े लेवल पे करे। एंड इवन टू बी ऑनेस्ट, ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कहीं ना कहीं ये क्षमता रखती हैं कि वो इजराइल पे एक बहुत बड़ा लास्टिंग इंपैक्ट डाल सके, अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, अगर उसको भेद पाते हैं तो उस केस में। लेकिन अगर इतना बड़ा घातक अटैक ईरान करने जा रहा है तो हो सकता है कि इजराइल को इसकी खबर पहले से ही पड़ जाए, और क्या पता आपको यह सुनने मिल जाए कि जब तक ईरान अटैक करेगा उससे पहले इजराइल ने ऑलरेडी अटैक कर दिया। तो यह भी एक पॉसिबिलिटीज है, यह भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखो, आने वाली जो 48 आवर्स है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि अभी किस तरीके से ईरान अटैक करेगा, क्या करने वाला है, इसके ऊपर में काफी सारी कंफ्यूजन्स हैं, काफी सारी एम्बिग्विटी है। तो अभी ये कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी अपडेट आएगा, Sriram's IS will provide you all the update with the videos, right? तो you doesn't need to worry। इसके साथ साथ अभी करेंटली इंडिया ने ये एडवाइजरी दे रखा है कि आप इजराइल या इराक की तरफ में या मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज है वहां पर आप ना जाएं, वहां ट्रैवल एडवाइजरी दे रखा है। दूसरी तरफ यूएस ने भी ट्रैवल एडवाइजरी दे रखा है कि अगर इजराइल में उनकी कोई भी नागरिक है तो वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है जिसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट हो, और इसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है कि युद्ध हो जिससे मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से जले। नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू इंडियाज इंटरेस्ट, अब इंडिया के इंटरेस्ट में ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, चाहे बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट का हो या बात डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट का हो। एंड स्पेसिफिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इस प्रोजेक्ट के ऊपर में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पता नहीं ये प्रोजेक्ट अब आने वाले वक्त में कब कंप्लीट होगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसका असर इंडिया को देखने को मिलेगा। एंड इवन जो क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा, और ओवरऑल इससे एक ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिसेशन, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत लास्टिंग इंपैक्ट वर्ल्ड को दे के जाने वाला है। तो वी शुड बी रेडी,
वी शुड ट्राई कि इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स ना हो। हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कुछ करना पड़े हम कोशिश करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। एंड एट लास्ट, आई होप you learned a lot from this lecture, and do give your valuable opinion in the comment section. Thank you and God bless you all.